नमस्कार, मैं मांडवी आप सभी का एनडीडी न्यूज में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग द्वारा देरी से जारी किए गए वोटर टर्नआउट के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। फेज 2 के अंतिम मतदान आंकड़ों और पूर्व में जारी किए गए अनुमान में करीब 6% का अंतर बताया जा रहा है। योगेंद्र यादव, डेरेक ओब्रायन, सीताराम येचुरी, जयराम रमेश और कई अन्य विपक्ष के नेताओं ने भी आंकड़े जारी करने में हुई देरी को लेकर कहा है कि यह असामान्य है, क्योंकि पूर्व में आंकड़े 24 घंटे के भीतर ही जारी कर दिए जाते थे। बताना चाहेंगे कि इस बार वोटर टर्नआउट के आंकड़ों में केवल मतदाताओं के प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। जानकारों ने कहा है कि मतदाताओं की संख्या न बताकर चुनाव आयोग पार्टियों को आरोप लगाने का मौका दे रहा है। बता दें कि प्रथम 2 चरणों के चुनाव में 2019 से कम वोटर टर्नआउट सामने आ रहा है। चुनाव विशेषज्ञों ने इसे चिंताजनक बताया है और आम लोगों में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बढ़ रहे संदेह, धन और बहुबल की बढ़ोतरी को इसका कारण बताया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भी यह सामने आया है कि तीसरे चरण में चुनाव में 18% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और बाद में उनकी भाजपा में शामिल होने की खबर है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने उनके उम्मीदवार पर नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने उम्मीदवारों को डराने का आरोप लगाते हुए इससे लोकतंत्र को खतरा बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि इस तरह की घटना गुजरात के सूरत में भी हुई थी, जहां कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने के बाद बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया था। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर खतरा बताते हुए चिंता जाहिर की है। खबर है कि स्थानीय कोर्ट के निर्देश पर अक्षय कांति बम के खिलाफ 17 साल पुराने मामले में हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई है। दिलचस्प यह है कि यह धारा इंदौर सीट से नामांकन वापस लेने के उनके फैसले के 5 दिन पहले ही लगाई गई थी। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस गठबंधन में जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। प्रज्वल रेवन्ना द्वारा हजारों महिलाओं के अश्लील वीडियो और यौन शोषण का पेन ड्राइव मीडिया में आ जाने से सनसनी फैल गई है। इस मामले में पीड़िताओं में से एक महिला ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में खुलासा किया है कि प्रज्वल के घर में वे घरेलू कामगार का काम करती थी। वहां काम करने वाली अनेक महिलाओं के साथ प्रज्वल ने यौन उत्पीड़न किया। इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि अपराध में प्रज्वल के साथ कथित तौर पर उनके पिता और एक और जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना भी शामिल थे। इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने अपने एक ट्वीट में एक पुलिसकर्मी के हवाले से लिखा है कि पेनड्राइव में करीब हजारों वीडियो हैं। जानकारी है कि पीड़िताओं में से सरकारी कर्मचारी, घरेलू कामगार, पार्टी वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र की महिलाएं भी शामिल हैं। दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रज्वल रेवन्ना के जर्मनी फरार होने की खबर भी मीडिया में आई है। इस हफ्ते सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट में सामने आया है कि मणिपुर हिंसा के दौरान यौन उत्पीड़न का शिकार हुई 2 कुकी महिलाओं को पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिली थी। चार्जशीट में बताया गया है कि 4 मई को हुई घटनाएं में 2 महिलाओं को भीड़ ने पुलिस के सामने ही जिप्सी से बाहर निकाल लिया था और उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया था, लेकिन मौजूदा सभी पुलिसकर्मी किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की जगह मौके से भाग गए थे। बता दें कि इस घटना का वीडियो 3 महीने बाद वायरल हुआ था, जिसके बाद ही मामले में कार्रवाई शुरू हुई। मामले को लेकर मणिपुर सरकार की भारी उदासीनता के खिलाफ पूरे देश में भारी आक्रोश है। बताना चाहेंगे कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर हिंसा के 1 वर्ष पूरा होने पर कुकी जोमी समुदाय द्वारा विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। भाजपा से जुड़ने के बाद अजीत पवार और उनके परिजनों को सहकारी बैंक घोटाले में क्लीन चिट मिल गई है। बता दें कि यह मामला 2019 का है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना चीनी मिलों को ऋण देने का आरोप है। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही केस दायर हुआ था, लेकिन मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी है। वहीं विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि एक तरफ भाजपा सरकार अपने सहयोगियों के घोटालों को छुपा रही है, वहीं दूसरी तरफ तमाम जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए जुटी हुई है। मोहाली पुलिस ने पंजाब दस्तावेज के संचालक स्वतंत्र पत्रकार राजेंद्र सिंह तग्गर को गैर कानूनी वसूली षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि राजेंद्र सिंह तग्गर ने अपनी पत्रकारिता के द्वारा घोटालों और भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, जिस कारण से उन्हें अब निशाना बनाया जा रहा है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने भी इस गिरफ्तारी का खंडन किया है
और इलेक्शन कमीशन से इसकी जांच की मांग उठाई है। बताना चाहेंगे कि पत्रकारों की गिरफ्तारी के पहले भी कई मामले सामने आए हैं जिस पर सरकार की निंदा होती रही है। बीते सप्ताह फ्री स्पीच कलेक्टिव द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार ही जनवरी से अप्रैल के बीच में जनपक्षधर मुद्दों को उठाने वालों पर कार्रवाई के 134 मामले सामने आए हैं। इसमें पत्रकारों, शिक्षाविदों, यूट्यूबर्स, छात्रों और अन्य नागरिकों पर हिंसा, उत्पीड़न, हमले, गिरफ्तारियां और सेंसरशिप लगाने के मामले शामिल हैं। इस गिरफ्तारी को भी इसी कड़ी का हिस्सा बताया जा रहा है। और गूगल के बीच होने वाली क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट डील प्रोजेक्ट निम्बस को लेकर गूगल कर्मचारियों का विरोध सामने आया। गूगल ने विरोध कर रहे 20 और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। प्रोजेक्ट निम्बस इजरायली मिलिट्री को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी मुहैया कराएगा। इससे पहले भी गूगल ने 28 कर्मचारियों को निकाला था। कर्मचारियों का आरोप है कि इजरायली सेना इसका इस्तेमाल गाजा में करेगी, जिससे भयानक तबाही और नरसंहार देखने को मिलेगा। गाजा में अब तक 35,000 लोगों के मारे जाने और लाखों की प्रभावित होने की पुष्टि हो चुकी है। इस मामले में गूगल के खिलाफ कर्मचारी लेबर कोर्ट तक पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने गूगल के इस कृत्य को गैरकानूनी बताया है। 1 मई के दिन पुडुकोट्टई, तमिलनाडु में ठेके पर कार्यरत सफाई कामगारों ने पंचायत अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें एकत्रित किए गए कचरे के अनुसार वेतन देने का नियम लागू करने की बात कही है। इस कारण अब उनका वेतन आधा ही रह जाएगा। 1 मई मजदूर दिवस के दिन सफाई मजदूरों के साथ हो रहे शोषण की सफाई कामगार यूनियन के सदस्य हरीश गौतम ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मजदूरों के लिए ऐतिहासिक महत्व रखने वाले इस दिन पर भी मजदूरों के साथ शोषण जारी है। बता दें, मजदूर आंदोलन के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए देश भर में मजदूर संगठनों द्वारा 1 मई को कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दिन को याद करते हुए व्याप्त शोषण, अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का संकल्प लिया गया। दिल्ली में मजदूर एकता केंद्र और संबद्ध घरेलू कामगार यूनियन और सफाई कामगार यूनियन के सदस्यों ने भी जनसभा का आयोजन किया तथा ठेकाकरण, चार्ड लेबर कोड के खिलाफ और न्यूनतम मजदूरी के अधिकार को लेकर अपनी आवाज उठाई। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा बंगाल शिक्षक भर्ती को रद्द करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोका। पतंजलि फूड्स को जीएसटी खुफिया विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजा। टैक्स वसूलने को लेकर किया सवाल। भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पतंजलि के 14 उत्पादनों का लाइसेंस रद्द। प्रधानमंत्री मोदी के भड़काऊ भाषण की निंदा करने वाले बीजेपी नेता उस्मान गनी को पार्टी से निकाला, बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया। ईवीएम वीवीपैट के 100% सत्यापन से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई खारिज। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से हो रहा है भारी नुकसान। वन विभाग ने कहा ज्यादातर घटनाएं मानव जनित। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर ईडी से पूछा सवाल। कहा जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, इसे नकारा नहीं जा सकता। आदिवासी और वन अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को मिला ग्रीन नोबेल पुरस्कार। आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के हसदेव आंदोलन में रहे शामिल। कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में स्वीकारा कि वैक्सीन से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा। इस खबर के बाद जनता ने सरकार को घेरा। दिल्ली में 1 मई को 150 स्कूलों में बम होने की धमकी से भरे ईमेल के चलते अफरा-तफरी। कई स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। आज के राउंड अप में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्षधर खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक एनडीडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।